हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजपूत फिजिक्स चैनल। सबसे पहले बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में मेरे चैनल को बहुत अच्छा प्यार दिया है। बस यही आपका जो मुझ पर भरोसा है वो बनाए रखना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिस वजह से मुझको और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस और एनालिटिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डेरिवेशन देखा था, लेकिन वहां पर हमने इस्तेमाल किया था वेक्टर मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं एनालिटिकल और कैलकुलस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग uniform circular motion in anti-clockwise sense. Suppose here we are considering this, that particle is moving in anti-clockwise sense with angular speed omega. So here we will draw the axial lines. Suppose we are considering this is the center of circle, or it is the center, or it is the origin of coordinate system. Suppose we will indicate x axis here and we will indicate y axis here. Suppose this is the center, this center is denoted by O and angular velocity of particle is equal to omega. Now that particle is moving in anti-clockwise sense, and in time t that particle reaches to the point P. Suppose P is the position of particle at the instant of time t, and in that time interval that particle covers which is angle which is equal to theta. This angle is denoted by theta. So here P is the position of particle and that point P lies in the xy plane. The radius vector from center to that point, the radius vector from center to that point is denoted by r bar. अब ये हुआ हमारा बेसिक कंडीशन। हमने क्या कंसीडर किया है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है और P इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। अब यहां पर मैं कुछ बेसिक चीजें हैं वो लिख देता हूं एक बार। सपोज मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पॉइंट P से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द एक्स एक्सिस और सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द वाई एक्सिस। क्या किया हमने? पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक है एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं पॉइंट M और इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं पॉइंट N। मैं यहां पर क्या क्या कंसीडर किया है वो एक बार लिख देता हूं। यहां पर P क्या है? हमारी पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। P क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। R बार क्या है? हमारा रेडियस वेक्टर है। क्या है R बार? रेडियस वेक्टर। थीटा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहां पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों कि इस रेडियस वेक्टर आर बार के दो कंपोनेंट बनाने वाले हैं। एक होता है अलोंग द एक्स एक्सिस
एक होता है अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस जो भी कंपोनेंट है इस रेडियस वेक्टर का उसे मैंने नाम दे दिया आर एक्स बार, यानी ओ एम जो लाइन है हमारी वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बार डिनोट करती है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हमने नाम दे दिया आर एक्स बार, और ओ एन जो लाइन है वो अलोंग द वाई एक्सिस हमें उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड देती है। यहां पर लिख दिया मैंने आर वाई बार। सो मैं यहां पर लिख देता हूं आर एक्स बार क्या है हमारे पास, आर एक्स बार इज इक्वल टू कंपोनेंट है, क्या है हमारा कंपोनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर आपने स्केलर्स और वेक्टर्स में पढ़ा है। द सेपरेशन ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर व्हिच कंबाइंड इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ स्प्लिटेड वेक्टर। ऐसा एक वेक्टर जिसकी स्प्लिटिंग करने के बाद उन दो स्प्लिटेड वेक्टर या तीन स्प्लिटेड वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो जो वेक्टर कम स्प्लिट किया था उसके इक्वल उसका मैग्नीट्यूड बनेगा। इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट हमने बनाया आर एक्स बार, कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग क्या लिखेंगे हम, अलोंग एक्स एक्सिस। और आर वाई बार क्या लिखेंगे, आर वाई बार इज इक्वल टू कंपोनेंट, इसे भी हम क्या कहेंगे कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, आर एक्स बार क्या है हमारा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और आर वाई बार क्या है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसीलिए हम आर बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। ठीक है, आर बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला है आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या लिखेंगे हम, आर बार इज इक्वल टू आई बार इंटू आर एक्स प्लस जे बार इंटू आर वाई, यानी आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे बार इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ठीक है, अब यहां पर हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ओपीएम। मैं यहां पर लिख देता हूं इन ट्राइंगल ओपीएम। इन ट्राइंगल ओपीएम हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा। डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा क्या कहती है हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहां थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओ एम, तो यहां पर हम लिखेंगे ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ओपी, यानी आ जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओपी। लेकिन हमें पता है cos थीटा ओ एम का मैग्नीट्यूड कितना है आर एक्स और ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है आर, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा आर एक्स डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, थीटा क्या है हमारे पास ओमेगा टी है, इसीलिए मैं लिख देता हूं आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम साइन थीटा का इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है अभी हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये टर्म आर वाई है तो यहां पर भी कितना आना चाहिए आर वाई, यानी अपोजिट साइड कौन सी हमारे पास पीएम, पीएम डिवाइडेड बाय ओपी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा इक्वेशन, पीएम का मैग्नीट्यूड है हमारे पास आर वाई डिवाइडेड बाय ओपी का मैग्नीट्यूड है आर। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, आर साइन ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, सो आर वाई इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं यहां पर आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है,
इज इक्वल टू आर वाई साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें आर एक्स का मैग्नीट्यूड मिला है आर कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आर वाई का मैग्नीट्यूड मिला है हमारे पास आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस मैग्नीट्यूड को आर एक्स और आर वाई के मैग्नीट्यूड में इस इक्वेशन में रखेंगे हम। कौन सी इक्वेशन में? आर बार इज इक्वल टू आई बार आर एक्स प्लस जे बार आर वाई। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू आई बार आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस जे बार यहां पर आएगा आर वाई का मैग्नीट्यूड कितना है? आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें यहां पर आर बार का मैग्नीट्यूड मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट आर बार इज इक्वल टू आई बार आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आगे क्या कंसीडर करेंगे, देखिए अभी। अब बेसिकली क्या है बच्चों कि पार्टिकल का पोजीशन कब चेंज होगा? जब रेडियस वेक्टर चेंज होगा। पार्टिकल की पोजीशन कब चेंज होगी? जब रेडियस वेक्टर चेंज होगा। यानी अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अब हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही क्या देती है? चेंज इन वेलोसिटी देती है हमें। तो वहां पर वेलोसिटी अगर निकालना है तो हमें पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो हम यहां पर लिखेंगे टू find the velocity what we can write, to find the velocity what we can write, v bar is equal to dr bar upon dt। यानी हम यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों? इस रेडियस वेक्टर का डेरिवेटिव लेने वाले हैं। आर बार का मैग्नीट्यूड हमें पता है, आर बार इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास है, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी। यानी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ आर बार। तो आर बार का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? यहां पर वैसे मैं लिख देता हूं डी बाई डी टी ऑफ आर बार। तो यहां पर आर बार का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा, क्या है वो? आई बार इंटू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार इन ब्रैकेट आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट वैल्यू का ना तो डेरिवेशन निकलेगा, ना तो इंटीग्रेशन निकलेगा, ना तो लिमिट निकलेगा। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव के बाहर ले लेंगे अभी। तो यहां पर इक्वेशन मिल जाएगा मुझे आई बार आर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार आर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर डेरिवेटिव हम सेपरेट लिखेंगे। अब आपको याद रखना है बच्चों, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन हमने यहां पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा है, इसीलिए इस ओमेगा कांस्टेंट टर्म से हमको इस डेरिवेटिव, जो भी आंसर आएगा डेरिवेटिव का, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टी है। तो यहां पर हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा टी। तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट मैं सेपरेटली लिख देता हूं, आई आर, यहां पर माइनस साइन में इधर लिख देता हूं, आई आर इंटू
ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहां पर मैं लिख दूंगा जे बार आर, यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं अभी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी, इसलिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें वी बार का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाता है, वी बार इज इक्वल टू हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है माइनस आई बार आर ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार आर इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हमें तो निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जिसे हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ वी बार। किसका डेरिवेटिव निकालने का, वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें यहां पर देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू इक्वेशन मिल जाएगी, अभी क्या मिल जाएगी, यहां पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, फर्स्ट फुल इक्वेशन हम लिख देंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ माइनस आई बार आर, जैसे को वैसे लिख दिया, यहां पर ओमेगा आई बार आर ओमेगा ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा यहां पर जे बार आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने इसको यहां पर लिख दिया। फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, तो डेरिवेटिव में आई आर ओमेगा और जे आर ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लिख देंगे। तो यहां पर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आई बार आर ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार आर ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहां पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे यहां पर और यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू, हमें यहां पर इस टर्म को ऐसा ही लिखूंगा मैं, माइनस आई आर ओमेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आएगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा था कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, सिमिलरली साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहां पर क्लोज, प्लस जे बार आर ओमेगा, यहां पर कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहां पर इक्वेशन में लिखना पड़ेगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इक्वेशन और मिल जाएगा। क्या इक्वेशन मिल जाएगा हमें, इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब इक्वेशन मिलेगा हमें ए बार इज इक्वल टू इक्वेशन मिलेगा माइनस आई आर ओमेगा स्क्वेयर माइनस आई बार आर ओमेगा स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, अब यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, इसको प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा,
यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस जे बार आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर इक्वेशन आ जाएगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब यहां तक तो इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए वहां पर है माइनस आई बार आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी और माइनस जे बार आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हम इस माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, देखो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई बार इंटू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है इसलिए यहां पर क्या आएगा प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा जे बार इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर देखिए आई बार आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे बार आर साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू आई बार आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे बार आर साइन ऑफ ओमेगा टी। इस टर्म को हमने लिखा है आर बार, तो इसीलिए हमारा इक्वेशन आएगा देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। तो यहां पर हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड जो है वो क्या आया बच्चों, माइनस आर ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। वहां पर हमने निगेटिव साइन कंसीडर किया था, यहां पर इक्वेशन में ऑलरेडी निगेटिव साइन आ रहा है जो क्या दिखा रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इस टर्म को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, जिस टर्म को हमने यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है यहां पर हम लिखेंगे उसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, इसका जो हमने कल देखा है वही आएगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म में उसे, ए इज इक्वल टू आर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और थर्ड हमारा इक्वेशन आएगा ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। तो ये हमारा लास्ट टाइम जो इक्वेशन आया था एक्सेलरेशन का, वही इक्वेशन यहां पर आने वाला है। ठीक है, अब ये हुआ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड। यहां पर एक दो चीजें आपको याद रखना है। देखिए, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है। ठीक है, मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल में पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है और हम कंसीडर करेंगे सेंटर हमारा इधर से है, तो यहां पर क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज टेंजेंशियल टू द गिवन पाथ। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द गिवन पाथ। और वहां पर जो हम एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, दैट एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सर्कल। सो यहां पर अगर हम कंसीडर करेंगे लीनियर वेलोसिटी यानी v बार, ओमेगा बार एंड या फिर v ओमेगा और एक्सेलरेशन, दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बाय जियोमेट्रिकल मेथड और जियोमेट्रिकल मेथड। अब सेकंड पार्ट में दिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड और एनालिटिकल मेथड। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। आपको सबसे पहले इसके 3 पार्ट बनाना है। फर्स्ट पार्ट में डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। सेकंड पार्ट में रेडियस वेक्टर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है।
और फिर उस रेडियस वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है, हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स बहुत ही नेसेसरी होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन which is along the radius and directed toward the center is known as centripetal force। फिर से एक बार डेफिनेशन बताता हूं। द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस एंड डिरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे कि अभी अभी हमने देखा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the centripetal acceleration is directed toward the center and that magnitude of centripetal acceleration is given by A is equal to R omega square or A is equal to V square upon R or A is equal to V omega। अब यहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अब डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, तो वहां पर एक्ट होने वाला फोर्स भी कैसा आना चाहिए? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन एक ही होता है। तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल पर फोर्स एक्ट होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। जनरल फॉर्मूला क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स का? दैट सेंट्रिपिटल जनरल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमें पता है एक्सेलरेशन कितना होता है सेंट्रिपिटल सर्कुलर मोशन में, तो हम यहां पर लिखेंगे F इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mv स्क्वेयर अपॉन r, और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mv ओमेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर और mv स्क्वेयर अपॉन r और mv ओमेगा। इसी फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या मैग्नीट्यूड आएगा? F बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस mv स्क्वेयर अपॉन r इंटू r0 बार, वेयर r0 बार इज द यूनिट वेक्टर and minus sign indicate that force and radius vector are opposite in direction। इसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F बार इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वेयर इंटू r बार। तो यहाँ पर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म दोनों ही मिल जाते हैं। आपको पता है फोर्स का SI यूनिट क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स यानी कोई भी टाइप का फोर्स होने दो, उसका SI यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और डायमेंशन ऑफ फोर्स आप सभी को पता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आएगा? m⁻1 आएगा, l⁻1 आएगा, t⁻2 आएगा। These are the dimension of centripetal force। अब हम देखेंगे इस सेंट्रिपिटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रिपिटल फोर्स की, इट इज द रियल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? रियल फोर्स होता है। आप सभी को पता है रियल फोर्स यानी क्या? ऐसे फोर्सेस जिनकी ओरिजिन एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होगी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होगी, या फिर न्यूक्लियर फोर्स में होगी। ऐसे फोर्स जिसकी ओरिजिन हमें पता है, ओरिजिन कहां पर होती है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होती है, या फिर न्यूक्लियर फोर्स में होती है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होती है, तो इसीलिए उसे हम कहेंगे रियल फोर्स। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट अराइजेस इनटू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्ट होता है। आप सभी को पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या? कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ जीरो एक्सेलरेशन। जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा ऐसी फ्रेम को हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। क्या होता है? नेसेसरी होता है। इट इज द नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो वहां पर सर्कुलर मोशन भी नहीं होगी। इसीलिए इट इज द नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन एंड देयरफॉर इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। इट इज द cause of circular motion. Why it is the cause of circular motion? Because without centripetal force there is no circular motion. So these are the basic characteristics of centripetal force. अभी हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस बात को आपको याद रखना है। सेकंड चीज ऐसी है बच्चों कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास वर्क डन का? वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों कि अगर हम सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी cos ऑफ 90 कितना होता है? 0 होता है। देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू 0। उसके बाद पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं होगा, खाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी। इसीलिए पावर भी यहां पर कितना आएगी? 0 आएगी। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म्स आपको याद रखना है। जो आपको नीट जेईई के एग्जाम में डायरेक्शन के बारे में अगर सवाल पूछा है तो एक चीज आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे होते हैं ये? अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। अगर अपोजिट इन डायरेक्शन है तो वहां पर उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सेकंड चीज आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सिमिलरली जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा है वैसे ही हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इस चीज को समझने से पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, इसीलिए उस फोर्स का ओरिजिन कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होगा, या फिर न्यूक्लियर फोर्स में होगा। तो तीनों के मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, बताता हूं। अब अर्थ हम कंसीडर करेंगे
हमें सबको पता है कि अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सन के अराउंड चक्कर काट रही है, तो वहां पर मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट स्पीड क्यों है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सबको पता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड बात आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल हम सभी ने पढ़ा है कि सेंटर को जो होता है न्यूक्लियस होता है एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस देयर इज अ सर्कुलर मोशन possessed by the electron. So negatively charged electron continuously revolving in circular orbit round the nucleus. There is a force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. So this force is provided by the electrostatic force of attraction. थर्ड वन एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। अब सपोज कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग से पैक किया है और स्ट्रिंग को टाइट करके उसे हम सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हैं। जब तक हम वहां पर उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक उस स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन होगा, और जब तक उस स्ट्रिंग में टेंशन है तब तक वो पार्टिकल क्या होगा? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। जब हम फोर्स स्टॉप करेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन स्टॉप हो जाएगा, और टेंशन अगर डिक्रीज हुआ तो वहां पर उस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल विदाउट जैसे कि हम विच इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अगेन वेरी सिंपल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पर भी द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विच इज अलोंग द रेडियस बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। कैसा होता है वो? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। सच फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या कहेंगे हम? द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर is known as centrifugal force. The magnitude of centrifugal force is same as that of centripetal force. But when we write that centrifugal force in terms of vector form, तो vector form में क्या होगा? देखो बच्चों, centrifugal force directed away from the center है और रेडियस वेक्टर भी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसीलिए यहां पर F बार इज इक्वल टू आएगा mv² अपॉन r इंटू r0 बार। देखिए जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आएगा, और इसे हम सेकंड हम लिख सकते हैं F बार इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या लिखा था? माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बार, तो यहाँ पर क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r बार। तो यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रियल फोर्स का एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये होता है सीडो फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये? सीडो फोर्स। सीडो फोर्स का मतलब होता है नॉट रियल फोर्स। नॉट रियल फोर्स क्यों होता है? अब ये देखिए कि जिस फोर्स का ओरिजिन ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, ना तो न्यूक्लियर फोर्स में होता है, ऐसी सभी फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स कंसीडर किए जाते हैं। यानी जिस फोर्स का ओरिजिन हमें पता नहीं होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? स्यूडो फोर्स और नॉट रियल फोर्स। अब सेकंड चीज क्या है? ये यहाँ पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज होता है, यहाँ पर ये क्या होगा?
नॉन इनर्शियल। कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी क्या होता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ऐसी फ्रेम को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर ये नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, यानी यहां पर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपलसरी होना ही होना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ या नहीं हुआ हमें कुछ फर्क नहीं गिरता, इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन हो रही है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। मान लो हमारे पास एक व्हीकल है, 4 व्हीलर है, एक कार है। उस कार को हम लेकर जा रहे हैं और हमारे पास जो ट्रैक है वो सर्कुलर ट्रैक हम कंसीडर करेंगे। अब जब भी हमारी कार स्पीड में होती है और हम स्पीड में क्या करते हैं? सडन टर्न लेते हैं, तो कार में बैठे हुए पैसेंजर या कोई भी व्हीकल में बैठे हुए पैसेंजर अपने आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ढकले जाते हैं। तो यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि जब कार सडन टेक करती है तो हमारे बॉडी पर एक सीरो फोर्स एक्ट होता है, जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो ये जो फोर्स हमारे बॉडी पर एक्ट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए। हम क्या करेंगे? एक बकेट लेंगे और उस बकेट में बहुत सारा पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद उस बकेट को क्या करेंगे? हम जोर से बॉटम से स्टार्ट करते हुए सर्कुलर मोशन में गोल 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 घुमाएंगे। अब जब तक हम यहाँ पर ये टेंशन देंगे तब तक ये सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी। अब वो बकेट अगर सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रही है, फिर भी वहां का उस बकेट का पानी नीचे नहीं गिरेगा। कंटिन्यूअसली पानी क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में ढकला जाएगा। जिसका बेस होता है वो बेस उस वाटर को बैलेंस करेगा और यहाँ पर पानी नहीं गिरेगा जब तक वो पार्टिकल या बकेट सर्कुलर मोशन में घूम रही है। अब समझो आपको देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, और घर पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर आपने ले गया और टेंशन को स्टॉप कर दिया या फोर्स को स्टॉप कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैं एग्जांपल आपको इतने सारे बताया। अब और आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमें क्या इस्तेमाल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का तो पता ही है, कोई भी सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बच्चों, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन जो होती है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या फिर हम क्रीम सेपरेटर, मिल्क से हमको क्रीम को सेपरेट करना है तो क्रीम सेपरेटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ठीक है बच्चों, तो ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ये अब हमने आज पढ़ लिया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द कैलकुलस एंड एनालिटिकल मेथड। सेकंड है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। उसके बाद में हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट। तो बच्चों, आज के लिए हम बस यहीं रुकते हैं। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितने बच्चों के पास पॉसिबल है उन सभी बच्चों के पास हमको इस चैनल को पहुंचाना है, जिससे सबका ही फायदा होगा। सबका साथ सबका विकास। ठीक है।